गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टैलेंट पेस एकेडमी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। ये जेई मेंस के सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है ना। तो ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग से रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है। इसको मैथमेटिकल लॉजिक भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक भी बोलते हैं। लॉजिक ये काफी कुछ स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब इसको ऐसा बोलना चाहिए कि जस्ट स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करेगा। मतलब कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट कैसे होते हैं कि या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं, और इसी पे हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर है। मतलब मेन है ये स्टेटमेंट, जो सेंटेंस का एक टाइप होता है स्टेटमेंट, इसी पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, और स्टेटमेंट और प्रपोजिशन भी बोलते हैं इसको। प्रपोजिशन इज एन assertive, इसका मतलब है डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false। ठीक है, बट नॉट बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक साथ नहीं होता। या तो ट्रू होगा कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस, सॉरी कोई सेंटेंस या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और भी होता है कि जो कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा चेंज हो सकता है। मतलब कभी वो वही सेम जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी जैसे चलेगा तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इजी है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है और वो स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है। लॉजिकली तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसके एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम लोग। जैसे ओपन स्टेटमेंट के एग्जांपल कैसे होते हैं, एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, ये एक ओपन स्टेटमेंट है। क्यों ओपन स्टेटमेंट है? क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू, वो डिपेंड करेगा कि ये ट्रू होता है या फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है एक ही टाइम पे। मतलब अगर एक्स की वैल्यू मैंने 2 रख दिया तो बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया। लेकिन मैंने एक्स की वैल्यू 2.7 रख दी तो ये फॉल्स हो गया, है ना। तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तुमको ये अगर एक स्टेटमेंट दिखेगा तो तुमको लगेगा इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करोगे। लेकिन नहीं, अगर x की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो ये ट्रू होगा या नहीं? अगर 1 पे देखो, चेक करते हैं कि 1 पे ट्रू होगा या नहीं। बिल्कुल ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें 2 वैल्यू रखूंगा तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओपन स्टेटमेंट हमेशा x पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये सिंपली हम ऊपर ऊपर समझ रहे हैं इसको। ठीक है, मेन हमारा स्टेटमेंट ही रहेगा ओपन। अभी जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे तुमको और क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना। स्टार्टिंग से ही सब कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट में हम देखेंगे, जो सिंपल स्टेटमेंट की बात करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट की, ये दो टाइप से होंगे, है ना। एक होगा सिंपल, सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट होगा। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सिंपल थोड़ा डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं।
एनी स्टेटमेंट, या इसको प्रपोजिशन भी बोल सकते हो, whose truth value does not depend on another statement is said to be a simple statement. ये थोड़ी डेफिनेशन भी तुमको थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन सिंपल अगर तुमको समझना है तो ऐसा, मतलब सिंपल ऐसे सोच लो कि एक स्टेटमेंट, सिंपल एक स्टेटमेंट जो होगा वो सिंपल स्टेटमेंट, अगर दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड कर देंगे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, दो ही टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल स्टेटमेंट होता है और एक होगा तुम्हारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो दो सिंपल स्टेटमेंट को या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को, सिंपल स्टेटमेंट को ऐड कर दिया तो कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे सिंपल स्टेटमेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, या हो सकता है 2 इज एन इरेशनल नंबर। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो है नहीं, 2 तो इरेशनल नंबर नहीं है, तो स्टेटमेंट का काम ही वो है ना कि वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स, मतलब झूठा भी तो स्टेटमेंट हो सकता है, फॉल्स भी स्टेटमेंट हो सकता है ना। जैसे 2 + 5 > 3, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक सिंगल स्टेटमेंट। तुम्हारा सिंगल स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। अब कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, ये होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट, जैसा मैंने बोला था। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि रोजेस आर रेड एंड violets आर ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट जुड़े, अब वो ट्रू है या फॉल्स है अलग बात है, लेकिन वो क्या है, दो स्टेटमेंट जुड़े एंड के थ्रू, है ना। एंड के थ्रू, और के थ्रू हम देखेंगे कि एंड और के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको हम कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो सिंपल समझ गए होंगे, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, नाम इसी तरीके से। तो ये कंजंक्शन जो होता है हमारा, इसको हम लोग सिंपली ऐसा सोच सकते हो, एंड जो होता है ना उसी के होता है। अब एंड में हम ऐसे लिख के ऐसे लगाते हैं ना, सिंपल ऐसे रख दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मत खींचो, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। ये मतलब सिंपल एंड का काम करेगा, जहां कंजंक्शन का मतलब है एंड, और एंड जब लगेगा तो ये लगाना। ठीक है, हम लोग जो स्टेटमेंट है उसको हम PQR से डिनोट करते हैं। जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट डिनोटेड बाय PQRS, ऐसे टी, है ना, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर में, कैपिटल में नहीं दिखाते। ये सेट को हम कैपिटल से दिखाते हैं, वैसे इसको नहीं दिखाते हैं। हम इसको सेट के बाद इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेट से रिलेटेड भी है। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। अभी तक तुमने ट्रूथ टेबल देखा नहीं है, उसको भी समझ लेते हैं।
ठीक है। जैसे अगर मेरा एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि इट इज रेनिंग, और एक स्टेटमेंट हो सकता है 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इट इज रेनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 2 इज अ रेशनल नंबर, या √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ट्रू या फॉल्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इसको ऐड करके बनाएंगे तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, और एंड के थ्रू, मतलब हम लिख सकते हैं P एंड Q। तो इसको हम दिखाएंगे √2 इज अ रेशनल नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया कंजंक्शन के थ्रू, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल भी बनती है, उसको देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल बहुत इजी चैप्टर है, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत लाइटली धीरे धीरे आराम से हो रहा है बहुत इजी चैप्टर, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो समझना, इसी के थ्रू हम ट्रूथ टेबल भी सीखेंगे और इसका भी ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक P ले लिया, ये Q ले लिया, और P एंड Q ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट होते हैं वो या तो ट्रू होते, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मतलब एक एग्जांपल दे दिया मैंने P एंड Q का, लेकिन ये जनरल ट्रूथ टेबल बना रहे हैं जो सभी स्टेटमेंट के लिए काम करेगी। मतलब P क्या क्या हो सकता है, Q क्या क्या हो सकता है। P क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। सेम वैसे ही Q क्या हो सकता है, वो भी ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है। अब हो सकता है कि दोनों P ट्रू हो और Q ट्रू हो, एक एक जोड़ी ऐसे बन सकती है, ठीक है। हो सकता है कि, मतलब चलो ऐसे बना ही लेते हैं, एक ये केस हो सकता है कि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। हो सकता है कि P फॉल्स हो, Q ट्रू हो सकता है कि P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, और हो सकता है कि तुम्हारा P और Q दोनों फॉल्स हो। ऐसे 4 केसेस बन सकते हैं जो कि तुम देख रहे हो। तो वही हम 4 केसेस यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 2 केसेस है तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाना है हमेशा। कैसे दिखाना है, टेबल जब भी बनाओगे तो सबसे राइट साइड में जो होगा, सबसे राइट साइड में PQR, ऐसे हम 3 के भी बना सकते हैं, तो मैं उसको भी बताऊंगा, PQR का भी बताऊंगा, ठीक है। हम PQR की भी देखेंगे, ये टेबल बना के देखेंगे PQR की टेबल कैसे बनेगी, ठीक है। ये PQR की भी टेबल देखेंगे और उससे PQ की भी टेबल देखेंगे। तो टेबल कैसे बनती है देखो, अगर मेरे पास 3 है, P है, Q है और R है, तब टेबल कैसे बनती है। तो तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारे सिर्फ 2 है, अगर सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट या सिंपल स्टेटमेंट जो है, सिंपल स्टेटमेंट जो है वो P और Q सिंपल 2 है, तो तुमको 2 की पावर 2 करना है, मतलब 4 केसेस टेबल रो बनेगी, मतलब ऐसी 4 रो बनेगी, सॉरी, ऐसी सिंपल 4 रो बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे 3 है PQR, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना बनेगा, 8। तो यहाँ पे वो 8 बनेगी, ठीक है। समझ रहे हो, अभी देखते जाएंगे कि वो 8 कैसे बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, ठीक है। अब वो क्या क्या होगा वो हम समझेंगे, ठीक है। तो उसको बनाते हैं। तो सबसे राइट साइड वाली, सबसे राइट में ये है, तो पहले एक ले लो ट्रू, एक ले लो फॉल्स, फिर एक ले लो ट्रू, फिर एक ले लो फॉल्स। ऐसे 8 बनने वाले ना, तो एक ट्रू एक फॉल्स बनाते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब जब सेकंड पे आओगे तो तुमको दो दो ट्रू करने हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू और 2 फॉल्स, हो गए। मतलब पहले 2 की पावर 0 हुआ मतलब 1, एक ट्रू एक फॉल्स हुआ, फिर 2 की पावर 1 हो रहा है मतलब 2, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब 2 की पावर 2 चलोगे मतलब कि आएगा 4, मतलब 4 ट्रू होंगे और 4 फॉल्स होंगे, समझ गए। इस तरीके से ही वर्क करता है। अगर तुमको एक और होता तो 2 की पावर 3 लेते, मतलब 8 ट्रू और 8 फॉल्स होते, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से टेबल बनती है। यहां पे देखो, अगर P और Q बनाना है तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये 2 ट्रू और 2 फॉल्स। तो हमेशा
या तो तुम ट्रू 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 फॉल्स से स्टार्ट कर सकते हो या फॉल्स ट्रू से, लेकिन कोशिश करो कि ट्रू फॉल्स से ही स्टार्ट करो ताकि एकदम सही बने हमेशा, टीचर को भी चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अब देखते हैं कि एंड की वजह से क्या आता है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, समझ गए, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बनेगा। जैसे देखो √2 इज अ रेशनल नंबर, मुझे यहाँ पे एंड लिखना चाहिए पूरा का पूरा, है ना, एंड। ठीक है, √2 इज अ रेशनल नंबर और 5 इज अ प्राइम नंबर और बीच में लगा एंड। तो ऐसे सोचो कि हम एंड कब लगाते हैं, हम एंड कब लगाते हैं और एंड लगाने से क्या होता है। जब दो स्टेटमेंट के बीच में अगर हम एंड लगाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है, तभी वो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा। नहीं तो एक भी स्टेटमेंट तुमने फॉल्स बोला तो गड़बड़ हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी ने एक बार भी झूठ बोल दिया तो उसको झूठा बोल देते हैं, उसी टाइप की बात है ना। मतलब √2 इज अ रेशनल नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर एकदम सही है, ट्रू है, लेकिन √2 इज रेशनल नंबर है क्या, नहीं है, फॉल्स है। तो अगर एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया, समझ गए। ऐसे समझ सकते हो कि तुम बोलते हो कि मैं, जैसे अगर तुम घर पे हो, अगर तुम अभी घर पे हो और तुम बोलते हो मैं, सोच लो कि अ, तुम लंच करोगे, मैं पहले लंच करूंगा, फर्स्ट लंच करूंगा और फिर मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद एंड स्टडी करूंगा, लंच करूंगा एंड स्टडी करूंगा, मतलब लंच के बाद एंड लगा दी, बीच में लग गया तुम्हारा एंड। ठीक है, तुमने लंच किया और सो गए, तो तुम्हारा ओरल स्टेटमेंट सही हुआ क्या। तुमको बोले ना कि तुमने झूठ बोला कि तुमने लंच तो कर लिया लेकिन स्टडी नहीं की। या ऐसा भी हो गया कि अगर तुमने सिर्फ सीधे स्टडी करने लग गए, लंच किया ही नहीं, तो भी गलत हो गया क्योंकि तुमने बोला लंच करूंगा फिर स्टडी करूंगा। ठीक है, अब अगर तुम लंच भी नहीं कर रहे हो स्टडी भी नहीं कर रहे हो, तुम जाके मूवी देखने लग गए या फिर मोबाइल चलाने लग गए हो, तो ये तो पूरा का पूरा गलत, क्योंकि ये भी फॉल्स हो गया ये भी फॉल्स हो गया, है ना। तुम्हारी बात सही कब होगी, करेक्ट बात ट्रू कब होगा तुम्हारा स्टेटमेंट, जब तुम लंच करोगे उसके बाद स्टडी करोगे, यही बात सही होगी। जैसे पापा बोलते हैं कि तुम लंच करो फिर स्टडी करो और तुम सिर्फ स्टडी करने लगे, तो वो बोलेंगे कि मैंने बोला था तुमको लंच करने के लिए, इस टाइप की बात है। ठीक है, ये जस्ट सिंपल छोटा सा एग्जांपल था इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो जब दोनों ट्रू होंगे, मतलब ऐसा सोच लो कि पी मतलब है कि तुमको लंच करना था, क्यू मतलब है कि स्टडी करना था। ठीक है, तुमने लंच किया और स्टडी भी किया, इसका मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो गया। तुमने लंच तो किया लेकिन स्टडी नहीं किया, मतलब गलत है। तुमने लंच नहीं किया स्टडी कर लिया, वो भी गलत है। तुमने ना लंच किया ना स्टडी किया, तुम मोबाइल देखने लग गए, इसका मतलब ओवरऑल फॉल्स हो गया। समझ गए, मतलब ये छोटे मोटे एग्जांपल है, इसको रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट हमारे रियल लाइफ में चलते ही रहते हैं, है ना। तो ये काफी ज्यादा एंड भी हम यूज करते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में हम एंड यूज करते हैं, है ना। ठीक है, क्या तुम शायद आनी अनी ऐसा कुछ बोलते हो मराठी में, कीमा है तो शायद और होता है ना, ऐसा कुछ वर्ड है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कंजक्शन, एंड वाला। ठीक है, अगर तीन टेबल बनानी होगी तो ऐसे बनेगी। ठीक है, मैं चार टेबल का भी बता दूंगा, लेकिन अभी तीन का समझो। चार अगर टेबल होती, यहाँ पे कुछ एस भी होता, तो तुमको ये 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 ट्रू ए फॉल्स चलते रहता, ये दो ट्रू दो फॉल्स चलता रहता, ये चार ट्रू चलते रहता। ठीक है, मतलब ये ट्रू फॉल्स चलता और 8 टाइम्स, ये दो ट्रू दो फॉल्स और 8 टाइम्स होता, और ये चार ट्रू चार फॉल्स चलता, और ये आते पूरे के पूरे 8 ट्रू और फिर 8 फॉल्स होते हैं। तो इस तरीके से कितनी बनती, 2 की पावर 4, मतलब 16 टेबल बनती, रोज बनती। ठीक है, इस तरीके से होगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग डिसजंक्शन, नाम थोड़े ऐसे ही है इसके, डिसजंक्शन। ठीक है, तो डिसजंक्शन समझते हैं, डिसजंक्शन क्या, डिसजंक्शन या फिर इसको अल्टरनेशन भी बोलते हैं। ये बहुत कम यूज होता है, पर कभी आ गया तो अल्टरनेशन। ठीक है, तो इसका सिंबल है और, जो हम यूज करते हैं अपने वर्ड के साथ। तुम मराठी में पता नहीं क्या बोलते हो, हिंदी मराठी जो भी है, हम हिंदी में तो या बोलते हैं। और इसका सिंबल, इस ये सिंबल था ना एंड वाला, एंड का सिंबल ये वाला था,
तो इसका उसका अपोजिट हो गया। इसको बहुत ज्यादा कंपेयर कर सकते हो तुम यूनियन से। यूनियन जो पढ़े हो, यूनियन ऐसा होता है, और कंजंक्शन मतलब कि एंड हमारा होता है ऐसा। और सॉरी मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन याद है ऐसा बनता था, और यहाँ पे वो हो गया डिसजंक्शन। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये यूनियन का ठीक है, ये डिसजंक्शन होगा, यूनियन का तुम्हारा डिसजंक्शन हो गया, जो कि हम पढ़ेंगे अभी, है ना, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब कंजंक्शन हो गया, जो कि एंड होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में याद है बीच में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड, मतलब ये भी आना चाहिए, ए एंड बी दोनों आना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन आता था, ए एंड बी, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, तो उस वाला, तो यहाँ पे उसको कंजंक्शन बोलेंगे, तो उसका सिंबल ऐसे हो गया। तो देखो इंटरसेक्शन से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो, यूनियन से इसको रिलेट कर सकते हो, इसमें हम और यूज करते हैं, इसमें हम एंड यूज करते हैं। दोनों केस में यूनियन और की तरह होता है जैसा डिसजंक्शन होता है, इंटरसेक्शन एंड की तरह होता है जैसे कंजंक्शन होता है, ठीक है। काफी कुछ उससे रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है, और इजी पड़ेगा तुमको समझने में, प्रॉपर्टीज भी थोड़ी थोड़ी वैसी ही जाएगी, ठीक है। तो डिसजंक्शन, अल्टरनेशन या और, या इसका सिंबल ये हो गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, द सन साइंस, या क्यू ले लेते हैं एक स्टेटमेंट, इट रेन्स। तो अगर मैं पी और क्यू करूंगा तो मेरा होगा द सन साइंस शाइंस और इट रेन्स, इस तरीके से बीच में और आ गया, ठीक है। इसके ट्रूथ टेबल देखते हैं। पी क्यू, पी और क्यू डिसजंक्शन, है ना, पी और क्यू डिसजंक्शन, क्या क्या ले सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो दो ट्रू दो फॉल्स, क्योंकि हमको दो ही में बनाना है, दो में और लग जाता है, दो स्टेटमेंट के बीच में और। हाँ, अब इसमें क्या होगा, अब तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो कि या तो मैं मूवी देखूंगा या मैं स्टडी करूँ, है ना। अगर तुमने इसके बीच में और लगा दी, या तो मूवी या तो स्टडी, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ मूवी देख रहे हो तो तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, तुमने बोला था या तो मूवी देखूंगा या तो स्टडी करूंगा, तुम मूवी देख रहे हो, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब, और अगर तुम मूवी भी देखते देखते स्टडी कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, मूवी देखते देखते, वैसे तो पॉसिबल नहीं लेकिन कर रहे हो तो, बोलते हैं ना मूवी में कुछ देखते देखते कुछ काम करता हूँ तो हो जाता है अच्छे से, ऐसा टाइप का रहता है कुछ अलग अलग लोगों का, ठीक है। तो या तो मूवी देख रहे हो या तो स्टडी कर रहे हो, तो अगर तुम मूवी देख रहे हो साथ में स्टडी भी कर रहे हो तो एकदम सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मूवी देख रहे हो स्टडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ मूवी देख रहे हो, तो भी सही है क्योंकि तुमने बीच में और लगा दिया है। अगर तुम मूवी नहीं देख रहे हो स्टडी कर रहे हो तो भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम ना मूवी देख रहे हो ना स्टडी, ये गलत बात हो जाएगी। तुमने बोला था कि मूवी देखोगे या स्टडी करोगे, दोनों नहीं कर रहे हो, इसका मतलब फॉल्स है। तो ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स हो, है ना। और एंड वाले में क्या था, कंजंक्शन में क्या था, दोनों ट्रू तभी होते हैं जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, इसमें दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। याद है तुमको, पी क्यू, पी एंड क्यू, है ना। हम दोनों टेबल को साथ में देख सकते हैं या फिर इसी के साथ बना लेते हैं ना, क्यों हम अलग से एक्स्ट्रा बनाएंगे, इसी के साथ दिखा देते हैं उसको। क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है। देखो पी एंड क्यू, ये कौन सा वाला था, ये कंजंक्शन वाला था ना, एंड वाला, है ना, कंजंक्शन, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो कि ये पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को स्टडी कर सकते हो अच्छे से, है ना। ये ट्रू कब आता है और ये फॉल्स कब आता है, और में एक ही बार फॉल्स आता है, ट्रू में एक ही बार ट्रू आता है,
जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो और में फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम दोनों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसे ही बहुत बुरे एग्जाम्पल है, लेकिन इसके थ्रू तुमको काफी क्लियरिटी से समझ में आएगा, इसलिए मैं इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेगेशन। ठीक है, हाँ एक और बात, तुम P एंड Q लिखो, हाँ यहाँ पे, ठीक है, या तुम Q एंड P लिखो, जैसे A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, कॉमन तो आना ही है, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। या तो P और Q लिखो या Q और P लिखो, दोनों चीजें सेम है, जैसे A यूनियन B लिखते हो या B यूनियन A लिखते हो, दोनों केस सेम होता है। ठीक है, तो यही इसी लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। मैंने ये सेट के टाइम पे भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो सेट का मैंने उस समय भी बताया था कि थोड़ा सेट का जो यूज है वो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी होगा। ठीक है, तो रिवीजन जैसा भी होते जाएगा साथ में। ठीक है, हम आते हैं नेगेशन पे, ये भी एक स्टेटमेंट का ही लगता है, स्टेटमेंट पे ही लगता है नेगेशन। ये कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है मैंने, नेगेशन। ठीक है, नेगेशन समझते हैं, नेगेशन जैसे नॉट होता है ना, सेम वैसे ही तुम्हारे स्टेटमेंट के सामने नॉट लग गया मतलब नेगेशन हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 5 इज अ प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो इसका नॉट जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, देखो यहां ध्यान देना, इसको कुछ लोग ऐसे नहीं बना देना, ईशांत अवस्थी नहीं बनना है। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो इसका सिंबल ऐसा ही है, मतलब पहले सोचो कि क्या है ये, पहले इंटरसेक्शन है फिर यूनियन हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर आके फिर ऊपर जा रहा हो, ऐसा है ना, समझ रहे हो, बड़ा सा सिंबल देख लो, ऐसा ही बनाना है, मतलब नीचे से इधर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो तुम पहले ऐसा सोचो कि तुम पहले एक पहाड़ चढ़ रहे हो, पहले इंक्रीज जा रहा है फिर नीचे उतर रहे हो और फिर से चढ़ रहे हो, मतलब पहले तुम प्रोग्रेस किए फिर डाउन हुए फिर से तुमने प्रोग्रेस की, कितना अच्छा है ना। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है इसको, ऐसा नहीं कि पहले तुम नीचे उतरे, गिरे, फिर थोड़ा सा उठे फिर गिर गए, है ना, ओवरऑल गिरे ही हुए हो गए, इस तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये सिंबल में कोई दिक्कत मत करना, क्योंकि होता है बच्चे, अभी तक जो मैंने देखा है उसमें दिक्कत होती है कि ये सिंबल ऐसा उल्टा भी बना देते, तो उल्टा मत बनाना क्योंकि बहुत छोटा सा सिंबल है, ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके सामने अगर मैंने पी लगा दिया इसका मतलब होगा 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, है ना, जैसे मैं बोलूं कि एक स्टेटमेंट है क्यू, 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं नेगेशन ऑफ क्यू लिखूंगा तो लिखूंगा 2 इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज अ, ठीक है, ए भी लगेगा ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो या तो ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, नॉट हो गया है, जो स्टेटमेंट था उसका हमने नॉट कर लिया। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल होती है बड़ी इजी सी, बहुत छोटी सी होती है, तो इसको ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा करके बताने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है, इसको यूनिनरी बोलते हैं, और यहाँ नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा इस तरीके से। तो एक स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। जैसे देखो 5 इज द प्राइम नंबर, पी वाला एकदम सही है, लेकिन ये ट्रू है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे 2 इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये भी फॉल्स हो गया, उसका नेगेशन नेगेशन फॉल्स हो गया। तो अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका जो नेगेशन है वो ट्रू हो जाएगा, जैसे बोल रहे कि √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन मैं उसका नेगेशन लगाऊंगा, इस पी स्टेटमेंट का नेगेशन पी, तो √2 इज इरेशनल नंबर, सही है ना, इज एन इरेशनल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा, सेम उसी तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको समझना है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से समझना है। कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। और ये सिंबल को तुम जानते हो भी, इसका सिंबल हम ऐसे यूज कर सकते हैं या ऐसा यूज कर सकते हैं। दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद एक एरो या सिंगल लाइन के बाद एरो, दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं, दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है ना। तो ये इंप्लाइज का हम लोग यूज करते भी है। ठीक है, तो इसमें जो यूज होने वाला सिंबल है तुम्हारा, मतलब ये तो है, पर ये स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे इम्प्लीकेशन ये सिंबल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे होता है इफ पी, मतलब सॉरी मैं इसको अलग से बताता हूँ। हम इसको ऐसे लिखते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में ऐसे लगाते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू। देखो इक्वल टू की जगह पे मैंने ये तीन लाइन खींची है, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट एकदम इक्वल है, जैसे हमारा ए इक्वल टू बी होता है ना, दो दो सेट इक्वल है या दो इक्वेशन इक्वल है तो इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंस का सिंबल लगाया जाता है, मतलब इक्वल टू की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो इक्विवेलेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हो गए, तो या तो पी डबल इंप्लाइज क्यू लिखो, मतलब डबल इंप्लाइज नहीं, सॉरी इसको डबल इंप्लाइज मत बोलना, जैसे मैंने बोल के गलती की वैसा नहीं, पी इंप्लाइज क्यू है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोलेंगे पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, और कहीं पे पी इंप्लाइज क्यू, ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो सेम चीज है, तो इसका मतलब होता है इफ पी देन क्यू। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट हो, इफ इट रेन्स देन द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट, और मैं बोलूं इट इज रेन, जो है वो पी स्टेटमेंट है, और द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज ये तुम्हारा अगर क्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब हो गया पी इंप्लाइज क्यू, क्योंकि देखो इफ, ये इफ है, सॉरी ये इफ है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो इट रेन्स, इट रेन्स। ठीक है, ये एक पी स्टेटमेंट है और ये द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज, तो इफ और देन, ये दिख रहा है, ये इफ और ये देन। ठीक है, इस तरीके से पी इंप्लाइज क्यू, तो जब भी कभी इफ पी देन क्यू लिखा होगा, इसका मतलब है पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, समझ गए? इसको थोड़ा और समझते हैं थोड़े एग्जांपल से। ठीक है, जैसे तुम लोग टेंथ के टाइम पे ऐसे पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं, याद होगा, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड का एक टाइप होता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगाते, मतलब तुम्हारे टीचरों ने बताया भी होगा कि यहाँ इक्वल टू नहीं लगाना है, यहाँ पे ये सिंबल लगाना है। तो यही वो सिंबल है इम्प्लाइज वाला। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं एक्स, तो एक्स माइनस टू हो गया, और इन दोनों में कॉमन लेते हैं वन, तो ये एक्स माइनस टू हो गया इक्वल टू जीरो। फिर इम्प्लाइज होगा, तो ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बाद जब दोबारा इक्वेशन लिखना होता है तो हम इक्वल टू नहीं लगाते हैं, इम्प्लाइज लगाते हैं। इसका मतलब होता है अगर ये वाली स्टेटमेंट सही होगी तो उसके बाद ये सही होगी, और ये सही होगी तो ये सही होगी, है ना। अगर ये है इसकी वजह से ही तो ये है, अगर ये नहीं होती, ये स्टेटमेंट ही नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आता क्या, ये इक्वेशन आती क्या, नहीं आती, उस तरीके से। अब इन दोनों में हम x माइनस टू कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ बचेगा x, है ना, और यहाँ पे बचेगा -1 इक्वल टू 0। फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं x - 2 इक्वल टू 0, और बीच में और लगता है, क्यों? क्योंकि ये दो टर्म है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दो चीजों का अगर मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, या तो a की वैल्यू 0 होगी, इसलिए b कुछ भी हो, a अगर 0 होगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, या b इक्वल टू 0 होगा तो भी इक्वल टू 0 आएगा, अगर दोनों 0 हो गए तब भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब या तो a आ जाए या b आ जाए या दोनों आ जाए, ऐसे 3 केसेस बनते हैं, उस केस में हम a और लगा देते हैं, बीच में और लगता है। कुछ लोग इसको गलती से, कभी तुम लोगों ने गलती की होगी, एंड भी लगा दिया होगा, पर एंड भी लगता है और लगता है। फिर हम लिखते हैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो ये काम है इम्प्लाइज का। ये मतलब यही एक अकेला काम नहीं है, ये इम्प्लाइज तुमको बताता है कि अगर p होगा तो देन q होगा। ठीक है, अब इसकी टेबल कैसे होती है देखते हैं। ठीक है, सोचो कि अगर मैं यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था x² - 3x + 2 इक्वल टू 0, इसके बाद मैं लिख देता x² - 2x + x + 2 इक्वल टू 0। ये मैंने गलती कर दी, तो गलती कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई ना, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू था, ये फॉल्स था। तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गया, अगर ये दोनों को इंप्लाइज लगा हुआ है तो मेरा पहला वाला तो ट्रू था, लेकिन ये दूसरा वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, समझो, ये पहला वाला ट्रू था और दूसरा वाला फॉल्स था। तो अगर तुमने सिर्फ इतना ही रखा है तो टीचर मार्क्स देगा? टीचर बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसके बाद, जो कि हमने साइड से चीटिंग हो जाती है, कुछ करके हम छोटी मोटी गलती करते हैं, लेकिन उसके बाद तुमने ये वाली स्टेप लिख दी है, x इंटू एक्स माइनस टू -1 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, और फिर मैंने x - 2 कॉमन ले लिया है, x - 1 इक्वल टू 0, मतलब बाद में तुमने सुधार लिया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये फॉल्स के बाद ये ट्रू हो गया है, तो टीचर तुमको मार्क्स दे देगा, क्योंकि हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ इतना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता, कितना, सिर्फ इतना लिखा होता, तो मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि तुमने पहले स्टेटमेंट के बाद ये जो फैक्टराइजेशन किया था वो गलत, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, समझना। लेकिन उसके बाद अगर तुमने ये वाला स्टेटमेंट ला लिया, ये वाला, तो क्या हो गया, अब ये स्टेटमेंट को देख के लगेगा कि हाँ, यहाँ छोटी सी गलती कर दिया, लेकिन सही लिखा है। ये फॉल्स होने के बाद ये ट्रू हो गया, तो मार्क्स मिलने के चांसेस है, मतलब पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो गया तो मार्क्स मिल सकते हैं, और उसके बाद ये, उसके बाद वाला ट्रू हो गया तो और अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं, पक्का मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है इसमें, मैं शॉर्ट में ये मैंने बस एग्जांपल दिया है, इसको रियल इससे इंप्लाइज से मत कनेक्ट करना, ये तुमको रखना चाहिए, ये समझने के लिए कि ट्रू के बाद फॉल्स आया तो फॉल्स हो गया, पर फॉल्स के बाद ट्रू आ गया तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रू था, तो इसके बाद ये आया तो स्टेटमेंट सही हो गया, है ना, और ट्रू के बाद फिर से ट्रू आ गया तो स्टेटमेंट सही है। ट्रू के बाद ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स के बाद ट्रू है तो कोई दिक्कत, लेकिन ट्रू के बाद फॉल्स आया तो गड़बड़ है। ठीक है, ये ऐसे ही हल्का समझाने के लिए था। ठीक है, इसको अब देखते हैं हमारी ट्रूथ टेबल कैसे होती है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल देखते हैं, इसकी बड़ी ट्रूथ टेबल एग्जाम इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, ये किसके लिए देख रहे हैं, P इम्प्लाइज Q, मतलब कंडीशनल, कंडीशनल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, है ना, इम्प्लीकेशन भी तो बोलते हैं। तो इसकी टेबल कैसे बनेगी, P Q, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो याद बस ये रखना है कि ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हुआ तो फॉल्स आता है, ये तुमको बस दिमाग में रखना है, बाकी सब ट्रू होता है। ठीक है, और एक बात याद रख सकते हो, अभी मैं बताऊं, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रू है तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आएगा तो सिर्फ फॉल्स आएगा ओनली, एक ही बार तुम्हारा फॉल्स आता है, जब पहला ट्रू हो और इंप्लाइज करके फॉल्स लिखा हो तभी फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू आते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका है इसके चारों स्टेटमेंट को याद रखने का, कि बस ये याद रखो कि फॉल्स कब होता है, बाकी तो तीनों ट्रू है, तो सिर्फ फॉल्स वाला याद रखो। समझ रहे हो, इस तरीके से। और जो P इंप्लाइज Q होता था, ध्यान देना,
जो तुम्हारा P इम्प्लाइज Q होता था, P इम्प्लाइज Q का जो एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है वो नेगेशन ऑफ P और Q है। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, और ये लिखना बड़ा जरूरी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बाद में भी देखे, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि नेगेशन ऑफ P और Q, ये और का सिंबल है, एंड का तो एंड वाला ऐसा बनता है, ठीक है, तो एंड से ये वाला सिंबल याद रखना, उसका अपोजिट है मतलब और है, ठीक है। तो इसको देखो, अभी हम एक टेबल बनाएंगे, P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, फिर नेगेशन ऑफ P ले लेते हैं, और नेगेशन ऑफ P और Q ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अगर P तुम्हारा दो ट्रू दो फॉल्स है तो उसका नेगेशन आएगा फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू, क्योंकि वो अपोजिट होगा। अब अगर तुम और कर रहे हो, किस किस का और कर रहे हो, Q और नेगेशन ऑफ P, तो दोनों देखो, एक ट्रू एक फॉल्स, तो और में ट्रू आता है, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, और वाले में हमने ये देखा। तो ये वाली टेबल और ये वाली टेबल को चेक करके देखो, बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट है, सेम टू सेम है। तो अगर दो दो कॉलम, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, रो वाइज उसकी जो एंट्री हुई है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो वो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गया। हमने इसको एक बार प्रूव भी करके देख लिया है, ठीक है, कि ये P इम्प्लाइज Q को हम नेगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बाई कंडीशनल पे, ठीक है। तुमको ये तो बता दिया है मैंने कि P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हुआ, इफ P देन Q, ठीक है, ये समझ लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब देखते हैं बाई कंडीशनल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई कंडीशनल, ठीक है, इसको हम डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, या डबल इम्प्लाइज, तो इसका सिंबल वैसे होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको बोलोगे P डबल इम्प्लाइज Q। इसका P इम्प्लाइज Q जब लिखते हो तो हम इसको लिखते हैं, इसका जो हमारा वर्ड के फॉर्म में जो आएगा, P if and only, if and only if, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आएगा if and only if Q, ये सिंबल तो जानते होंगे तुम, P if and only if को I डबल एफ लिखते हैं ना हम लोग, Q, ठीक है, तो ये सिंबल का मतलब ये डबल इंप्लाइज होता है, ठीक है। डबल ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों साइड एरो का मतलब होता है डबल इंप्लाइज, दो लाइन एरो बनाए मतलब ये डबल इंप्लाइज नहीं, ये इंप्लाइज है, ये इंप्लाइज ही है, ठीक है, ये इंप्लाइज है। और जब दोनों तरफ एरो लगेंगे, अगर सिंगल लाइन है तब भी ये डबल इंप्लाइज है, ये इंप्लाइज का सिंबल हो गया, और ये डबल इंप्लाइज। अगर दोनों एरो ऐसा भी लगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइन रखो या सिंगल एक लाइन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर दो एरो से पता चलेगा कि सिंगल इंप्लाइज है या डबल इंप्लाइज है, ठीक है। जब दोनों साइड की चीजें इक्वल होती है तब हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। एक और बात समझ लेते हैं कि P डबल इंप्लाइज Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। एंड लगा है मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, ये स्टेटमेंट ट्रू हो, और एंड लगा है तब जाके ये ट्रू होगा, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से एक और बात आती है, क्या आता है देखते हैं, कि अगर तुम P डबल इंप्लाइज Q लिखते हो, और ये P इंप्लाइज Q, और P इंप्लाइज Q को हम नेगेशन ऑफ P और Q लिखते हैं, और एंड को लिखते हैं एंड, और इसको लिखते हैं नेगेशन ऑफ Q और P, पता ना, हमने पहले ही पढ़ लिया कि P इंप्लाइज Q को हम
पहले का नेगेशन और दूसरे के साथ और कर देते हैं, इम्प्लाइज हट के और बन जाता है और पहले वाले स्टेटमेंट का नॉट आ जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ था, उस वजह से हम ये लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, क्योंकि हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसकी टेबल देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो हटा देते हैं। हाँ, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये दो ट्रू, दो फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये P इंप्लाइज क्यू का समझ रहे हो ना, P इंप्लाइज क्यू, इससे ये इंप्लाइज बन रहा है ऐसे, है ना। तो हमको बस पता है कि ट्रू इंप्लाइज F अगर होगा तो फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये सिर्फ फॉल्स होगा, ऊपर लिखा हुआ है। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू होगा, और ये दोनों भी ट्रू। अब देखो Q इंप्लाइज P है तो तुमको एरो ऐसे बनाना है। तो पहला वाला दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू होगा। दूसरा देखो फॉल्स से ट्रू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू रहेगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ऐसा बनेगा ना एरो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, तुमको बस इमेजिन करना है वैसा। ठीक है, एरो ऐसा है, ऐसा इमेजिन करना है। फिर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, देखो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स ऐसा बन, तो ये फॉल्स होगा और बाकी ये ट्रू आ जाएगा। अब दोनों का एंड हो रहा है, ये पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट का एंड हो रहा है, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है, बाकी सब एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स। और ये देखो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। तो यही सेम चीज इसमें होती है, किसमें, अगर तुम्हारा P है, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, उसी को दोबारा लिख रहा हूँ ताकि तुमको ये टेबल अलग से दिखे, ये टेबल फिर अलग से दिख जाए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये दो ट्रू और दो फॉल्स है, तो अगर दोनों सेम सेम है, वो ट्रू हो या फॉल्स हो, मतलब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है, तो तुम्हारा ट्रू आएगा इंप्लाइज में। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है, ऐसा कुछ है उल्टा सीधा, तो वो फॉल्स होगा। देखो, है ना, मतलब ट्रू आने के लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तब भी ट्रू आएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम होना चाहिए, अगर पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, पहला फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स होना चाहिए, और एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये तुमको दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब हम लोग ट्रूथ टेबल का कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं, कैसे कैसे ट्रूथ टेबल बनती है, उस टाइप की देख लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ट्रूथ टेबल बनाना सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेते हैं, गिव द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, ये हमने बनाया हुआ है ना, याद है, नेगेशन ऑफ P और Q, ये हमको पता है कि वो P इंप्लाइज Q के इक्वल होता है, तो इसकी टेबल तो हमको बड़े अच्छे से आती है, फिर भी हम बनाएंगे। ठीक है,
पी, ये पी है, क्यू है। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी ले लेते हैं और नेगेशन ऑफ पी और क्यू यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और अगर इन दोनों को और लेना है, इन दोनों को और लेना है, तो एक भी ट्रू रहा तो ट्रू है, जैसे एक ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक भी ट्रू आया तो ट्रू आ जाता है। और यही सेम चीज किसकी होती थी, पी इंप्लाइज क्यू की, सेम टू सेम है ना। इन दोनों को देखो, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। सिर्फ ये ओनली ये फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू, ये फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसकी ट्रू टेबल कैसे बनेगी उसको देखते हैं। तो यहीं पे बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये तो वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाओगे। टेबल बनाते रहना, नोट करते जाना साथ साथ में, तो ही अच्छे से समझ में आएगा। ये टेबल को थोड़ी बड़ी बना देते हैं ताकि सबके काम आ जाए, है ना। इस स्टेटमेंट को हटा के यहाँ दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। पी क्यू, यहाँ के स्टेटमेंट चेंज होते रहेंगे। तो अब इसके लिए हमको नेगेशन ऑफ पी चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए, और फिर नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए। अब जब दोनों नेगेशन वाला बना लिए तो हम सेकंड वाला भी एक ले लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इसको भी दिखा देंगे यहाँ पे साथ में, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। बस ध्यान से समझना है। तो वही हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ पी मतलब जो पी दिख रहा है, डबल टू डबल टी डबल एफ ना, तो उसको उल्टा कर दो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों का और हो रहा है, इन दोनों का और हो रहा है, मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू है, ये तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। एक ट्रू दिख रहा ट्रू है, एक ट्रू टी दिखा टी है, ये भी टी हो गया। अब एंड में क्या होगा, इन दोनों का अगर एंड होगा तो एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स है, जैसे ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक फॉल्स दिख रहा है, बस दोनों ट्रू वाले में ट्रू आएगा, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनती है इसकी। अब एक टेबल ऐसे भी बना सकते हैं कि इन दोनों का एंड ले लेते हैं, या इन दोनों को और ले लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू के साथ एंड लगा के नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू कर देते हैं, मतलब दोनों का एंड। तो दोनों का एंड में क्या होगा, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, ये एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स है, बस ये ट्रू बचेगा, है ना। इस तरीके से ऐसी भी टेबल बन सकती है, ठीक है। तो टेबल बनाने में दिक्कत नहीं होगी, हम कैसे भी, बस तुमको एंड और पता होना चाहिए, नॉट पता होना चाहिए, है ना। तुमको इस सिंबल का कब क्या मतलब होता है, इस सिंबल का क्या मतलब है पता होना चाहिए, नेगेशन का क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए, कैसे उसको लिखते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तुम इसको आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो इसके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं नेगेशन, नेगेशन देखते हैं, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक। इसको समझते हैं। सबसे पहले नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। ये जो है इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, है ना। तुमने डी मॉर्गन्स लॉ सेट में पढ़ा हुआ है। तो अगर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि कंजंक्शन मतलब एंड होता है ना, याद है, कंजंक्शन मतलब एंड, ये दिमाग में होना चाहिए, डिसजंक्शन को एंड मत समझ लेना। तो इसका क्या होता है, अगर इसके सामने नॉट लगा तो नेगेशन ऑफ पी, मतलब पी का देखो नॉट लगा है ना नेगेशन,
तो P एंड Q के ब्रैकेट के बाहर हमारा नॉट लगा हुआ है, तो P का भी नॉट हो गया, कंजंक्शन का डिसजंक्शन मतलब एंड का और हो गया, उल्टा हो गया, और Q को भी उल्टा कर दो। जैसे मैंने बताया था A इंटरसेक्शन B का अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन और B का कॉम्प्लीमेंट, या A यूनियन B होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लॉ था? ये था डी मॉर्गन्स लॉ। तो वही लॉ यहाँ पे भी है, ये भी वही है, ठीक है, ये भी वही है और ये भी वही है ना, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको, ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है। तो ये कंजंक्शन के लिए हो गया, डिसजंक्शन के लिए क्या होगा समझ सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। उसमें भी ये और वाला केस है, तो इसमें भी नेगेशन ऑफ पी और क्यू अगर होगा तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वही उसी तरीके से ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये थोड़ा सा अलग जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा लॉजिकली इक्विवेलेंस भी देख लेते हैं पहले, इससे पहले, ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसके बाद हम लोग फिर नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा बड़ा भी जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लॉजिकल इक्विवेलेंस में सीधे क्वेश्चंस होते हैं, उसको देख लेते हैं। इफ P एंड Q, लॉजिकल इक्विवेलेंस तो मैंने बता दिया, जैसे तुम लिखते हैं नेगेशन ऑफ P और Q, ऐसा, तो ये जो सिंबल है यही लॉजिकल इक्विवेलेंस का, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, यही सिंबल जो है, ये सिंबल ही लॉजिकल इक्विवेलेंस का है। तो इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, ठीक, प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, negation of P or Q implies negation of P and negation of Q। तो ये हमारे दोनों काम में आ गया। अभी जो नेगेशन ऑफ हमने डिसजंक्शन देखा था उसके हिसाब से, तो इसकी टेबल बनाना होता है, जब ऐसा कुछ आता है कि प्रूफ करना है तो हमको उसकी टेबल बनाना पड़ता है। तो हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए P, Q और P और, अच्छा, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q भी ले लो, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q और P और Q, ये भी चाहिए, फिर उसका नेगेशन भी चाहिए, और फिर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q भी चाहिए। हमको ये चेक करना है कि ये एक्चुअल में सही आता है, यानी दोनों काम हो जाएंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला भी काम हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या लेते हैं हम इसमें, वही ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स। नेगेशन ऑफ P का नेगेशन हो गया ये फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। Q का नेगेशन हो गया फॉल्स ट्रू फॉल्स और ये ट्रू, ठीक है, इस तरीके से। और P और Q में क्या होगा, P और Q अगर है तो इन दोनों का और होगा, तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू होता है तो ट्रू आता है, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर उसका नॉट ले लोगे तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स और ये ट्रू बचेगा। अब देखते हैं जो हमने बनाया था नेगेशन ऑफ P और Q, इन दोनों का एंड, बीच में क्या है एंड, तो इन दोनों में ये दिख रहा है एरो, इन दोनों में हमको एंड देखना है। तो दोनों फॉल्स, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा, तो पहला फॉल्स, दूसरे में भी दो, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये भी फॉल्स, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, और दोनों ट्रू है तब ये, ठीक है। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो तुम, वी ऑब्जर्व दैट द लास्ट टू कॉलम, है ना, सॉरी, last two column of the truth table, negation of P or Q and negation of P and negation of Q are identical. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेगेशन ऑफ P और Q इक्विवेलेंट है किसके? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q के। अगर कोई भी दो रो जो है, दो कॉलम जो है, दो कॉलम रो वाइज आइडेंटिकल हो जाए, मतलब देखो इसमें भी फॉल्स दिख रहा है तो यहाँ भी फॉल्स दिख रहा है, यहाँ भी फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स है, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो ये दोनों कॉलम जो है आइडेंटिकल, रो हर एक रो पे सेम है, हर एक रो में कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो जब भी ऐसा होगा कि टेबल बनाते हो और उसमें दो कॉलम में रो वाइज अगर हर एक वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस है। समझ गए? इस तरीके से होता है ना। जैसे एक और देख सकते हो, इसको हटा देते, जैसे एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी जो है वो पी आता है, बहुत छोटा सा है, छोटे से को देख लेते हैं। तो पी, फिर नेगेशन ऑफ पी बनाओगे, फिर उसका नेगेशन ऑफ पी बनाओगे, तो इसको हम चेक कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये ट्रू है या तो फॉल्स होगा, एक ही स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर वो ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स है, और फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू है। और अगर ये एक स्टेटमेंट हो गया तो उसका जब नेगेशन लगेगा, तो अगर ये फॉल्स है तो इसका स्टेटमेंट ट्रू, और ये ट्रू है तो इसका उल्टा फॉल्स। तो अब देख लो, ये रो और ये रो, फर्स्ट और लास्ट रो क्या है? आइडेंटिकल है ना, फर्स्ट और लास्ट रो, इसका मतलब P इक्विवेलेंस टू नेगेशन ऑफ P हो। ये इस तरीके से हमने इसको देख लिया, नोट कर लिया, समझे? चलो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, है ना, इम्प्लीकेशन का नेगेशन देखेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं, ओके, बाय बाय।